तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आपके हाल चाल बहुत 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 अच्छे होंगे। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जिसका नाम था मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के बारे में हमारा कुछ डिस्कशन हुआ था आपके साथ। मैट्रिसेस का मतलब था द प्रेजेंटेशन ऑफ एनीथिंग which is in the form of rows and columns. The whole presentation is known as matrix. माने कोई भी चीज जो रो और कॉलम की फॉर्म में प्रेजेंट की जाएगी, तो उस पूरी प्रेजेंटेशन को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। और एक से ज्यादा मैट्रिक्स की अगर बात होगी तो वर्ड यूज होगा मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि किसी मैट्रिक्स को जो लिखा जाता है वो हमेशा एक ब्रैकेट के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। और ब्रैकेट के अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है उन्हें बोलते हैं रोज, और जो वर्टिकल लाइंस होती है उन्हें बोलते हैं कॉलम्स। किसी मैट्रिक्स में कितनी भी रोज और कितने भी कॉलम्स हो सकते हैं, और किसी मैट्रिक्स में कितनी रो और कितने कॉलम है, ये क्या कहलाएगा? उसका ऑर्डर कहलाएगा। माने ऑर्डर ऑफ एनी मैट्रिक्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू is always equals to number of rows into number of columns. नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ये किसी भी मैट्रिक्स का क्या होता है? ऑर्डर होता है दोस्तों। बात समझ में आ गई? अच्छा, इनका जो प्रोडक्ट निकल के आएगा, इनका जो भी प्रोडक्ट निकल के आएगा, द फाइनल प्रोडक्ट या द फाइनल वैल्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट is always shows the number of columns. क्या रिप्रेजेंट करेगा? हमेशा नंबर ऑफ कॉलम्स को ही, नंबर ऑफ, सॉरी, ऑलवेज शोज द नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऑलवेज शोज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन होल मैट्रिक्स। पूरी मैट्रिक्स में कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है, ये इसका हमेशा प्रोडक्ट शो करेगा। बात समझ में आ गई? इसके बाद हमने बात करी थी दोस्तों टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, जिसमें हमने पहले टाइप पढ़ा था रो मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो होगी, ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं दोस्तों रो मैट्रिक्स। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कॉलम मैट्रिक्स के बारे में। एक ऐसी मैट्रिक्स में जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम होगा, ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे? बराबर होंगे दोस्तों, ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगल मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं होंगे, उसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। इसके बाद हमने बात करी थी डायगोनल मैट्रिक्स की। तो डायगोनल मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो याद करिए, डायगोनल मैट्रिक्स जो है इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको दोबारा से समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। डायगोनल मैट्रिक्स की बात, सबसे पहली कंडीशन, जो डायगोनल मैट्रिक्स होगी वो हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। क्या होगी? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? तभी तो स्क्वायर बन पाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलते हैं, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसके डायगोनल एलिमेंट्स, कौन से डायगोनल एलिमेंट्स? जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो, माने फ्रॉम अपर लेफ्ट टू लोअर राइट। ठीक है ना? तो a square matrix whose diagonal elements whose diagonal elements whose diagonal elements से कौन कौन से? a11, a22, a33, a44 up to so on to, ठीक है ना, are given and other non-diagonal elements and other non-diagonal elements value is always 0.
क्या होगी, हमेशा क्या होगी, 0 होगी। जैसे जैसे एक मैंने डायगोनल मैट्रिक्स लिखा डी लगा के 2,3, मतलब इसका मतलब ये दोनों इसके डायगोनल एलिमेंट्स गिवन है और यहां दो एलिमेंट्स है, इसका मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स 100% 2/2 की फॉर्म में होगी। ठीक है ना, तो हम यहां लिख देंगे डायगोनली 2 और 3 और इसके अदर एलिमेंट्स को कर देंगे 0, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स बन गई। बिल्कुल सेम वे में अगर मैं कहूं D -1 2 और 0, ठीक है ना, ये ऐसे करके रिप्रेजेंट किया तो ये डायगोनल एलिमेंट्स गिवन है। ठीक है ना, तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी, ये होगी -1 2 और 0। बाकी एलिमेंट्स को आप क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए। बाकी एलिमेंट्स को क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए। तो आपको डायगोनल एलिमेंट्स दिख रहे होंगे ये, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। बात समझ में आ गई। इसके बाद हमने बात करी थी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल्स टू 1 होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल्स टू 1 होते हैं। क्लियर हो गई बात। अच्छा चलिए, इसके बाद हमने डिस्कशन किया था इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, जहां पे हमने एक क्वेश्चन एज्यूम किया था और हमने आपसे कहा था कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का मतलब ये होता है कि भाई दो मैट्रिक्स अगर आपस में बराबर दे रखी हैं तो वहां पे क्या होगा, मैट्रिसेस की इक्वालिटी हो जाएगी। उस कंडीशन में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के ही बराबर होगा। जैसे अगर हम बात करें A B C D, ये एक मैट्रिक्स बनाई और यहां लिख दिया -1 2 3 4, तो मैं कहूं ये दो मैट्रिक्स बराबर है, दैट इज नोन टू बी द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। आप कहोगे सर ये तो बच्चों वाली बात है, मैं भी तो यही कह रहा हूं बच्चों वाली बात है। अब इस कंडीशन में अगर आपसे पूछूं मैं ए की वैल्यू क्या होगी, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट करस्पॉन्डिंग के बराबर होगा। माने ए की वैल्यू होगी -1, बी की वैल्यू होगी 2, सी की वैल्यू होगी 3 और डी की वैल्यू होगी 4। ठीक है ना, हालांकि क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं आएगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाएगा, मतलब उसका मोड थोड़ा सा चेंज कर दिया जाएगा, उसमें कैलकुलेशन दे दी जाएगी। अब जैसे मान लीजिए अगर मैं क्वेश्चन लेके चलूं जो मैंने लास्ट आपको कराया था, बिल्कुल लास्ट में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से का था कि इफ 3 टाइम्स ऑफ 5 2 -1 4 प्लस 5 टाइम्स ऑफ A plus 3 B C -1 is equals to 2 times of -1 2 3 D plus 4 times of -1 0 2 3. Then find the value of A B C D, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है ना, अब जरा बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। अब यहां पे बीच में आप देख रहे होंगे इक्वालिटी का सिंबल आ गया, इसका मतलब ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस वाला पार्ट हो गया। ठीक है ना, अच्छा हमें याद करने की जरूरत है, एक सिंपल सी कैलकुलेशन है। अब हम क्या करेंगे, इस 3 के मल्टीप्लाई इन सभी एलिमेंट से करेंगे। मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 4। ठीक है ना, अच्छा 5 की मल्टीप्लाई हम करेंगे तो क्या आएगा, इधर बड़ा ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 5A + 15, ये हो जाएगा 5B, ये हो जाएगा 5C, ये हो जाएगा -5। अब सिर्फ इसी की बात कर रहा हूं, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट करस्पॉन्डिंग के साथ ऐड होगा। ऐड और सब्ट्रैक्शन का रूल यही होता है भाई, A11 के साथ ऐड होगा, A12 ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट के साथ ही ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। तो हम इतना सब कुछ करने की जगह सीधे सीधे कैलकुलेशन कर सकते थे क्या, कि 3 5 15 प्लस 5A + 15, हाँ या ना, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। ये हो गए मल्टीप्लाई इसकी और ये हो गए मल्टीप्लाई इसकी, दोनों को ऐड करके रख दिया क्योंकि बीच में प्लस का साइन था। अब दूसरे एलिमेंट की बारी, तो 3 2 6 और 5B क्लोज कर दिया इसको। ऐसे ही -3 + 5C, ऐसे 12 -5, सही है ना, दैट इज इक्वल्स टू, इसकी कैलकुलेशन भी ऐसे ही करेंगे, -2 और -4। ठीक है ना, 4 + 0, ठीक है ना, 6 + 8, ठीक है ना, 2D + 12। ठीक है, अब
इक्वालिटी मेंटेन हो गई। जब इक्वालिटी मेंटेन हो गई तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट करस्पॉन्डिंग के ही बराबर होगा। मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहां लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग। क्या कर रहे हैं आप, कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयरिंग का मतलब हो गया ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप करस्पॉन्डिंग के बराबर रखेंगे। माने ये हो जाएगा 5a प्लस 30 इज इक्वल टू -6। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -36/5। बात समझ में आ गई। ऐसे ही आप दूसरा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को दूसरे करस्पॉन्डिंग के बराबर रखेंगे। मतलब क्या हो जाएगा, 6 प्लस 5b बराबर 4, तो b बराबर -2/5। ऐसे ही थर्ड की बात करेंगे, ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट करस्पॉन्डिंग के बराबर होगा। तो -3 प्लस 5c इज इक्वल्स टू 14। तो c इज इक्वल्स टू 17/5। और लास्ट वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी, मुझे बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग के बराबर होगा, माने 7 इज इक्वल्स टू 2d प्लस 12। तो d इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -5/2। आपने देखा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस बहुत इजी है, बहुत इजी। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सॉल्विंग करनी है। इक्वालिटी मेंटेन करना है, उसके बाद करस्पॉन्डिंग एलिमेंट करस्पॉन्डिंग के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। लेकिन इस इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से हमें सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ दोस्तों, हमें सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि हम किन्हीं दो मैट्रिसेस को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना सीख गए। और इससे हमारे आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन है सिंपल सा, हम बात कर रहे हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस की। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस की बात करें तो बेटा जी एक बात तो हमें समझ में आ गई कि किन्हीं दो मैट्रिसेस को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट तब कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम होगा। अगर ऑर्डर सेम नहीं हुआ तो हम उनका ना ही एडिशन कर सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। बात समझ में आ गई। तो आइए दोस्तों इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा कुछ इस तरीके से, इफ एक मैट्रिक्स है 2 -3 4 -1 and B is also another matrix which is equals to -5 2 3 4। कह रहा है then find a matrix X which satisfies the following condition। जो कि नीचे दी हुई कंडीशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। क्या कंडीशन है सर? कंडीशन है 5a - 3b + 4x इज इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन है। तो आपको उस मैट्रिक्स को फाइंड करना है, मैट्रिक्स x को फाइंड करना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सके। तो बेटा जी देखिए जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर मैं यहां बात करूं तो 4 ये एक टाइप की क्या है, इक्वालिटी है, इक्वेशन है भाई। 5a - 3b + 4x इक्वल्स टू 0। अगर a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3 दूं तो आप पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? a की वैल्यू 2 दी तो 5 2 = 10, b की वैल्यू 3 दी तो 3 3 = 9, 10 - 9 का मतलब 1, उधर जाएगा तो माइनस का 1, 0 - 1 का मतलब -1, तो x की वैल्यू आ गई -1/4। सही है ना? बिल्कुल सेम वे में जैसे आप वैल्यू पुट कर रहे हो वैसे ही आप मैट्रिक्स भी तो पुट कर सकते हो। कर सकते हो नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन द गिवन इक्वेशन। तो ये हो जाएगा 2 - 3 4 -1 -3, ये हो जाएगा -5 2 3 4 प्लस 4x हमें पता नहीं। और यहां ये O जो बना हुआ है ये हम पढ़ चुके हैं, ये एक नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। ये एक नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। हमने इक्वालिटी मेंटेन कर दी।
अब देखिए इक्वलिटी मेंटेन करने से हमें मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू पता लग जाएगी। हम चाहते तो हम मैट्रिक्स एक्स को इस तरीके से भी एज्यूम कर सकते थे कि एक्स इक्वल्स टू ए बी सी डी, ऐसे एज्यूम करते तब हमें ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी पड़ती। बात समझ में आ गई। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे 4 एलिमेंट क्यों लिखे, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है 2/2 का, इसका ऑर्डर क्या है 2/2 का, तो हम मैट्रिक्स एक्स जो एज्यूम करेंगे वो भी क्या होनी चाहिए 2/2 ऑर्डर की होनी चाहिए, वो मैट्रिक्स भी क्या होनी चाहिए 2/2 ऑर्डर की होनी चाहिए। तो अब फिलहाल हम उससे नहीं करेंगे, हम सिंपल कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे कुल मिला के क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 2 10 और प्लस 15, ठीक है ना। ये हो जाएगा -15 और -6, फिर ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा -9, ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा -12 और प्लस 4x इज इक्वल्स टू, ये 0 ही रहने दीजिए, चाहे ओ लिख सकते हैं, चाहे ओ सिर्फ लिख के भी छोड़ सकते हैं। अच्छा, अब जब 4x इक्वल्स टू की बारी आएगी तो जब ये वाली मैट्रिक्स इधर जाएगी तो प्लस की जगह किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। मतलब आप 0 में से माइनस करें तो ये क्या होगा, इसके साइन बदल दीजिए, बात एक ही है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का 25 आएगा तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 25, ये प्लस का माइनस का 21 आएगा तो इसे लिख देंगे प्लस का 21, क्योंकि इक्वल के अदर साइड में ले गए। 0 में से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस की क्वांटिटी हो जाएगी। ये 11 बचेगा तो यहाँ माइनस का 11, यहाँ 17 माइनस का बचेगा तो यहाँ प्लस का 17। ये आपकी 4x की वैल्यू निकल आई। अब अगर मैं आपसे पूछूं x की वैल्यू क्या होगी, तो सर x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ लिख लेते हैं डायरेक्ट, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, ये 4 कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, माने 1/4 हो जाएगा। तो आप चाहें तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 ऑफ क्या है -25, 21, -11 एंड 17। आप चाहें तो इस 4 की मल्टीप्लाई अंदर भी कर सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा, एग्जैक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 1/4, हटा देंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, -25/4, 21/4, -11/4 एंड 17/4, और ये आपका आंसर निकल आया। बात समझ में आ गई। तो ये कहलाती है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है ना। आपसे सिर्फ हो सकता है 5a - 3b की वैल्यू ही पूछे, x ना दे रखा हो, तो ये मैंने आपको मैक्सिमम केस की पॉसिबिलिटी कराई है। आज सिर्फ और सिर्फ हम यहीं तक रखेंगे और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जितना मैंने पढ़ा दिया उसके ऊपर बेस थोड़े बहुत क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा, ताकि आपको पता लगे कि हमने जो एक कॉम्प्रहेंसिव स्टडी करी मैट्रिक्स के अभी तक की, उस जर्नी में हमने क्या क्या सीखा और हम कितने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं विद एनसीईआरटी भी और विद डिफरेंट क्वेश्चन भी। ठीक है बेटा, तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूं आज आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आज सिर्फ क्लास देने का मतलब ये था कि आप सिर्फ और सिर्फ जितना अभी तक पढ़ा वो आप समझ सके आसानी से और याद रख सके कि हमने चीज़ों को क्या क्या पढ़ा और कैसे कैसे हमें ट्रीट करना है। तो आज के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आप लोग नेक्स्ट क्लास के लिए पहले से ही अपने हमारी वीडियो को लाइक करेंगे और इस चैनल को मतलब क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को भी शेयर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Rishi, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of COC since class 11th and now in Foundation. I have purchased my CMA intermediate classes from COC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार तो सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको
महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठे हो, आप लाइव क्लासेस में बैठे हो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accountancy. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away, and I'm even able to score a good mark. इसके लिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।